आज हम राधे श्याम जी से जानेंगे किस तरह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर मेंटेनेंस पर किस तरह से जीएसटी एप्लीकेबल है और रीडेवलपमेंट पर और सेल्फ रीडेवलपमेंट जीएसटी का क्या रोल है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो फार्मर जीएसटी कमिश्नर है, एडवोकेट राधेश्याम शर्मा जी। राधेश्याम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सर, पॉडकास्ट हमारी ये सीरीज है महासेवा न्यूज की, लोगों को अवेयरनेस हो, एजुकेट हो, साथ ही लोगों के हमारे चैनल पे जो सवाल आते हैं वो सवाल लेते हैं। तो आप एज ए एक्सपर्ट जीएसटी आज हम आपसे सवाल करना चाहेंगे सर कि आप फार्मर जीएसटी कमिश्नर भी रहे और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एडवोकेट सेम सब्जेक्ट है सर। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो 1.5 लाख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो भारत भर में ज्यादातर देखते हैं, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सर सबसे बड़ा सवाल होता है जीएसटी से रिलेटेड कि मेंटेनेंस कब, कितना और कितने पे लगेगा सर। मेंटेनेंस का बड़ा इश्यूज होता है कि किसी का 7,500 है और कभी कभी क्या होता है 20 लाख के अंदर है, 20 लाख के ऊपर है, लेकिन 7,500 के हजार है। बहुत सारे ऐसे सवाल है, तो मेंटेनेंस पे थोड़ा स्पष्टीकरण। जी सुनील जी, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की जो लायबिलिटी है जीएसटी के हिसाब से, ये शुरू से एक्चुअली इस पे थोड़ा सा सरकार का और जो आम जनता है, जो हर कोई किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। सरकार चाहती थी कि इस पे जीएसटी लगे, लेकिन थोड़ी हिचकिचा भी रही थी सरकार। तो अल्टीमेटली ये जीएसटी 2017 में लागू हुआ, मेरे ख्याल 2018 वगैरह में इसको ले आए जीएसटी के दायरे के अंदर। तो जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एक लिमिट रखी, पहले तो 5,000 की। जो 20 लाख की लिमिट है वो इस चीज़ की है कि जब से जीएसटी आया तब से जो सर्विस सेक्टर है उसमें 20 लाख के टर्नओवर का जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो एग्जिबिटेड 20 लाख के अंदर तक, जब तक टर्नओवर है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर के लिए वो 40 लाख है जो सामान बनाता है फैक्ट्री। अब चूंकि ये हाउसिंग सोसाइटी है तो ये सर्विस प्रोवाइडर इसको माना गया है जीएसटी लॉ में, तो 20 लाख तक तो उनको नहीं है ना। लेकिन उसमें पर फ्लैट का भी लिमिट था, पर यूनिट 5,000, वो लिमिट बाद में बढ़ा के 7,500 किया। तो इसमें अब दो सवाल आते हैं। एक तो ये आया कि अगर जो बड़ी सोसाइटीज है उनका अगर मेंटेनेंस पर मंथ कम भी है तो भी उनके नंबर ऑफ मेंबर्स इतना ज़्यादा है कि वो 20 लाख की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ऐसी हालत में उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है क्या? अगर पर फ्लैट 7,500 से नीचे, एक सवाल ये है। दूसरा है कि अगर रजिस्ट्रेशन ले भी लिया और इंडिविजुअल फ्लैट्स या तो 7,500 के नीचे है, 7,500 को ऊपर भी है, तो कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स। अगर सोसाइटी वो भरती है और प्रॉपर्टी टैक्स ही समझो 3,000 है, तो 10,000 का भी अगर मेंटेनेंस टोटल है, 3,000 प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो गया, फिर वो 7,500 के अंदर आ गए। तो इस तरह की सिचुएशंस है। अभी इसमें क्या है कि विभाग, चाहे वो सेंट्रल जीएसटी हो या स्टेट जीएसटी हो, विभाग और जो कह लीजिए कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सोसाइटीज हैं, उनके बीच ये थोड़ी तकरार चलती रहती है। तकरार होती है तो मार्क मैटर हम लोगों के पास आता है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ सोसाइटीज का भी केस टेकअप किया है। तो जैसे उनके यहाँ है मीटर तो एक ही है बट फ्लैट 2 है, एग्रीमेंट 2 हुए थे, तो क्या वो 7,500 की जो लिमिट है वो पर मेंबर पर फ्लैट है, या उसको अगर दोनों यूनिट मिला दी गई तो उसको 7,500 ही माना जाएगा, 15,000 माना जाएगा? ये सब सवाल आते हैं। नर्सरी में मैं ये बताना चाहूँगा कि हर सोसाइटी को 20 लाख अगर क्रॉस कर गए हैं एनुअल टर्नओवर तो उनको रजिस्ट्रेशन तो ले लेना चाहिए। लेकिन जीएसटी डिस्चार्ज करने समय उनको अपनी लायबिलिटी का पूरे अच्छे से किसी एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए। उनके जो डिफरेंट उनके बिल में मेंबर्स को जो बिल रेज करते हैं उसमें जो अलग अलग आइटम्स हैं वो कोई एक्सपर्ट बताएगा कि क्या टैक्सेबल है क्या नहीं टैक्स। तो जैसे उसमें जितने भी स्टैट्यूटरी चार्जेज है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया कॉमन एरिया का, वो सब तो एग्जिम्प्टेड है, वो जीएसटी के दायरे में है। अब रह गई बात की गिफ्ट मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी सर्विस है। अभी सिंकिंग फंड पे भी डिपार्टमेंट ने इंसिस्ट किया है, बहुत सारी सोसाइटीज दे रही है। मेरे व्यू में तो सिंकिंग फंड या कोई भी ऐसा फंड जो सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा है, अभी तक उस खर्चा नहीं हुआ, टिल दैट पॉइंट इवन रिपेयर फंड भी हो। कई कई सोसाइटीज में रिपेयर फंड के नाम पे काफी बड़े अमाउंट जमा है। जब तक वो पैसा अकाउंट में जमा है तब तक तो टैक्सेबल हुई है, बिकॉज सर्विस टैक्स की डिफिनीशन में मनी को एक्सक्लूड किया गया है।
तो इसलिए जब तक वो पैसे के फॉर्म में है, हाँ, जिस दिन आपने कोई रिपेयर करवाया बिल्डिंग का और जिस वेंडर ने किसी ने आपको बिल दिया और बिल में जीएसटी लगा हुआ है और तब आपने उस अकाउंट से उसका पे किया, उस समय वो सवाल उठता है। लेकिन जब तक वो एक अकाउंट में ऐसे पैसे के रूप में है, तब तक भले कलेक्ट किया है वो टैक्स के दायरे में है। इसीलिए अगर कोई एक्सपर्ट बता देगा और लाइबिलिटी 7,500 से ऊपर जा रही है टैक्सेबल कंपोनेंट जो इस बिल का है, तभी आपको वो जीएसटी डिस्चार्ज करने की जरूरत है। उसके अलावा तो केस टू केस बेसिस है, जिस तरह का सवाल आएगा उस तरह से उसका सॉल्यूशन या समाधान निकलेगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने स्पष्ट किया थी, लगभग 350-400 फ्लैट है और 350-400 फ्लैट है, स्वाभाविक है 5,000 मेंटेनेंस है तो 20 लाख के ऊपर जाएगा। तो उनको सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना, ले लेना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले वो रिटर्न में वो अपना नील रिटर्न भर सकते हैं। हाँ, नील रिटर्न भर सकते हैं आप, और वो किसी प्रकार का जीएसटी उनको लगेगा नहीं यदि 7,500 के अंदर हो। सर, अगला सवाल है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 25 साल 30 साल के ऊपर रीडेवलपमेंट में जाती है बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में, तो जीएसटी की एप्लीकेबल क्या है? जैसा कि स्पष्ट है कि रीडेवलपमेंट दो तरीके से है। एक तो जेडीए बोलते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सोसाइटी किसी बिल्डर के साथ डेवलपर के साथ बनाती है, और दूसरा जो नया कंसेप्ट आया है सेल्फ रीडेवलपमेंट का, तो वो फिर अलग विषय वस्तु है। रीडेवलपमेंट में अभी सोसाइटी के ऊपर इस तरह की लायबिलिटी आ रही है कि जो नए नोटिफिकेशन 2019 में इशू हुए जीएसटी के अंदर, नोटिफिकेशन नंबर 3/2019, 4, 5, 6, ये 4 नोटिफिकेशन में इशू है, जिसमें जो डेवलपमेंट की राइट्स है वो नोटिफिकेशन ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना के किसी बिल्डर को ये अधिकार दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी को डेवलप करे, तो दे आर कॉल्ड डेवलपमेंटल राइट्स एंड दे आर ऑल्सो सप्लाई। तो जब सप्लाई है तो और वहाँ पे रेट जो है वो 1% और 5% नहीं है, वहाँ पे 18%। सो इट इज ए बिग बर्डन। नाउ इफ वो डेवलपमेंटल राइट्स को क्वान्टिफाई किया जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर 18% लगाया जाएगा, वो 18% अगर सोसाइटी लगाएगी डेवलपर के ऊपर एज डेवलपमेंट राइट्स एवं, तो डेवलपर फिर उसको तो रिकवर करेगा या तो नए परचेजर से, या फिर जब वो रीअलॉट करेगा ओरिजिनल नंबर्स को, तो वहाँ तो उस तरह से बटन बढ़ जाएगा, उनके जो रिहैब में जो फ्लैट्स मिलेंगे वो कॉस्टलियर हो जाएगा। अब ये इशू अभी तक कोर्ट्स में नहीं पहुंचा है कि डेवलपमेंट राइट्स पे जीएसटी लगनी चाहिए कि नहीं। वैसे सर्विस टैक्स के टाइम में हाई कोर्ट्स ने ये व्यू लिया था कई केसेस में, सर्वोदय बिल्डर्स का केस है और भी कई केसेज हैं जिसमें कहा कि दिस टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, और एफएसआई, दे आर ऑल्सो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो लैंड जब इनमें बहुत प्रॉपर्टी है और शेड्यूल 3 के हिसाब से उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो ये जो लैंड से तो टीडीआर और एफएसआई भी क्या है, आपके पास एक लैंड है जिसमें आप 2000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आपको एफएसआई अगर 2:1 मिल गया तो आप 4000 फीट बना सकते हैं। अल्टीमेटली है तो वो लैंड ही एक प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी उसको डेवलपमेंट राइट्स को सर्विस मान के नोटिफिकेशंस के अंदर जो किया गया है, तो उसमें एक सोसाइटी के ऊपर बर्डन ये जरूर आ रहा है। अब इसका क्या समाधान होगा, जब तक कोई डिसीजन नहीं निकलेगा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का, तब तक डिपार्टमेंट तो अंतर रहेगा। लेकिन उसमें डिफेंस जो सोसाइटी का है, जो लॉयर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसमें 3 चीजें हैं। उसमें एक चीज ये है कि बिजनेस होना चाहिए, इट शुड बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, अगर किसी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट के चलते, जैसे 30 साल के ऊपर की बिल्डिंग सबकी आपको स्ट्रक्चर ऑडिट करानी है और उसमें अगर बिल्डिंग डेंजरस फॉर लिविंग प्रूव हो गई तो आपको नेसेसरी रीडेवलपमेंट में जाना है, तो वहाँ तो कोई बिजनेस आप कर नहीं रही। और ऐसे भी कोई भी सोसाइटी हर साल बिल्डिंग तो तोड़ नहीं रही है। बिजनेस का मतलब है कि एवरी ईयर यू आर डूइंग द सेम थिंग, रेगुलर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न भरते हैं, आप अपना बैलेंस शीट भरते हैं। तो अभी कहते हाई कोर्ट ने ये भी 1-2 डिसीजन में कह दिया है कि ये रीडेवलपमेंट जो है इट इज नॉट बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को जो बिल्डिंग पुरानी हो गई, जो रीडेवलपमेंट करते हैं थ्रू सम डेवलपर, उसमें भी चूंकि वहाँ बिजनेस एलिमेंट नहीं है इसलिए नहीं लगना चाहिए, ये मेरा व्यू है। एंड आई एम वेरी firm in my conviction, and today and tomorrow when the matters go rise up to High Court, Supreme Court, then I will
fight on behalf of those affected persons, and I will try to prove before a court of law कि बिजनेस सेटलमेंट नहीं होने से सोसाइटी का रिडेवलपमेंट अगर सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि बिल्डिंग कमजोर हो गई और मेजर फॉल्ट नहीं है, तो वैसे में कोई उस पर जीएसटी का बर्डन नहीं आना चाहिए। सिर्फ जो सेलेबल पोर्शन है जिसका खर्चा वो बिल्डर जो है नए फ्लैट्स बेच के या नए गाले बेच के न्यू बायर से लेता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उस पर जीएसटी लगना चाहिए। उस पर लग नहीं रहा है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। लेकिन जो रिहैब पोर्शन है उसमें नहीं लगना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन में ही नहीं बैठ रहा है। ये मेरा एज ए लॉयर एक स्टैंड है। अब जब भी ये मैटर सुपीरियर कोर्ट्स में जाएंगे तो कोई ना कोई फाइनलिटी आएगी। अभी तक आज के डेट में ये है कि टैक्स एक्सपोर्ट्स में भी इसमें यूनानिमस ओपिनियन नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे जो है भरवा देते हैं, जब डिपार्टमेंट का प्रेशर आता है तो वो टैक्स पेयर को बोलते हैं बार दो में तो 5 साल बाद नोटिस आएगा, ये होगा वो। तो कुछ लोग तो फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो अभी एक यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है। यस सर, नेक्स्ट सेल्फ रिडेवलपमेंट में यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जाती है तो जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल है? हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट जैसे नाम से ही प्रकट है कि सेल्फ, तो सेल्फ में दो आदमी तो है नहीं। सप्लाई की डेफिनेशन में एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए और एक सर्विस रेसिपिएंट होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट में ये चीज नहीं है। जैसे कोई इंडिविजुअल अपना घर बनाता है, वो सीमेंट स्टील वगैरह खरीदता है और कोई आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाता है और फिनिशिंग के टाइम में वो कोई प्लम्बर से अपना प्लम्बिंग करवाता है, इलेक्ट्रिशियन से इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाता है। उसी तरह अब इंडिविजुअल के बदले सोसाइटी करा रहे हैं। बट सोसाइटी अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सोसाइटी का अपना कुछ तो अलग से अदर देन मेंबर को एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो वो पैसा तो मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन आता है, सोसाइटी के कॉमन फंड में जमा होगा और वहाँ से सारा टैक्सेबल सामान खरीदा है। लेकिन उसमें जो भी चीज़ें टैक्सेबल है जिस पे जीएसटी लगती है, वो तो जीएसटी लग के आई सीमेंट पे और बाकी चीज़ों पे, स्टील पे। तो वो बर्डन तो सोसाइटी को बियर करना है, उसका उनको कोई क्रेडिट मिलता नहीं है और मिल के कोई उसका उनको फ़ायदा होता नहीं है। तो वो जो बर्डन है वो सोसाइटी सेल्फ एब्जॉर्व करती है। इस केस पे किसी को पास ऑन नहीं कर सकती। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कल को अगर सोसाइटी के ऊपर कोई जीएसटी लायबिलिटी आई, समझो कि उसमें लग्जरियस फ्लैट बनाया है और सबकी मेंटेनेंस 7,500 से ऊपर है, तो ऐसी हालत में तो वो जीएसटी डिस्चार्ज करना। तो वहाँ पे जो ये क्रेडिट अगर जमा है, अगर उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के समय रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो ये सब चीज़ें जो जीएसटी पेड उन्होंने खरीदी है वो सब चीज़ उनके क्रेडिट लेजर में वो जमा रहेगा। उसको वो अपना लायबिलिटी डिस्चार्ज करते समय यूज कर पाएंगे, ये होगा। बट इनिशियली वो 5% 10% जो आया है वो उनको खुद ही ऑब्जर्व करना है। उस केस में, रीडेवलपमेंट के केस में, वो खर्चा बिल्डर ऑब्जर्व। तो रिलेटिवली दोनों में क्या फायदेमंद है, ये अभी भी इस पे शुरुआत के दिन है, क्योंकि सेल्फ रीडेवलपमेंट अभी नया कंसेप्ट है। तो थोड़े समय बाद पता चलेगा कि रिलेटिवली यूज वन इज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार डेवलपर वाले प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, बन नहीं पाते हैं और कई साथ सोसाइटी के मेंबर्स को बाहर आना पड़ता है। तो ऐसे केस में सेल्फ रीडेवलपमेंट ज़्यादा सही है, क्योंकि उनको खुद ही वो उनके हाथ में है बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट, तो सारे मिल करके उसको कौन सा सेल्फ रीडेवलपमेंट में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के पास होल्डिंग रहती है, जबकि रीडेवलपमेंट में बिल्डर के पास रहती है। तो दोनों पर क्या जीएसटी की एप्लीकेबल है वो आप सर ने बताया। सर, आप आए हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।